नमस्कार साथियों, योगा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहन पुरोहित। हमने पिछली क्लास में इसके बारे में श्वसन के बारे में नॉर्मल जानकारी प्राप्त करी। श्वसन की परिभाषा देखी, O2 का आदान और CO2 का मतलब O2 का आना और CO2 का जाना। इसके बाद हमने श्वसन की परिभाषा बता दी और नॉर्मल जानकारी थी हमने सब कुछ ली। अब हम श्वसन तंत्र के जो 3 भाग है, जो 3 प्रकार है, उनके बारे में हम पता करेंगे कि ये क्या है और क्या है। ऊपरी श्वसन तंत्र में, जैसे ये आपका ऊपरी श्वसन तंत्र है, इसके में कौन कौन से भाग है? मुख है, नासिका, ग्रसनी है, लैरिंक्स है। और निचले श्वसन तंत्र में जो इससे नीचे है, उसमें कौन कौन से? श्वास नली है, श्वसनिका है, श्वसनी है, फेफड़े है। इसके बारे में हम बात करें। श्वसन मांसपेशियां हैं, वो भी आपके श्वसन लेने में उत्तरदायी है। ये इनके बारे में हम बात करते हैं। तो फिर सबसे पहले नासिका की बात करते हैं। नासिका हम इन पॉइंट वाइज पढ़ेंगे इन सभी को। नासिका में क्या है? जो आपके महीन बाल है और जो श्लेष्म है, जो नासिका में जो आपके महीन बाल और श्लेष्म है, ये आपके क्या करते हैं? जो धूल के कण है, धूल के कण और परागकण, धूल के कण और परागकण है, इनको वहीं पे रोक के, कौन? महीन बाल और श्लेष्म में, इनको वहीं पे रोक के जो आपकी शुद्ध वायु है उनको आगे फेफड़ों तक पहुंचाती है। कौन? ये नासिका। अब हम बात करते हैं मुख। मुख क्या है? तो मुख भी आप श्वास लेने में भी उपयोग करते हो, लेकिन मुख से ली हुई श्वास इतनी शुद्ध नहीं होती जितनी नासिका से, क्योंकि इसमें नासिका में क्या होता है? जो महीन बाल है और श्लेष्म में ये धूल के कणों वहीं पर रोक लेते हैं, लेकिन हम जो मुख से श्वास लेते हैं वो इतनी शुद्ध नहीं होती, क्योंकि इसमें मुख से ली हुई श्वास में धूल के कण भी जाएंगे और परागकण सब जाएंगे। आगे बात समझे। ये हो गया आपका नासिका और मुख। अब हम बात करते हैं ग्रसनी की। ग्रसनी, इसके बाद हम पढ़ेंगे लैरिंक्स। तो उसके बाद हमारा ये जो ऊपरी श्वसन तंत्र है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद हम निचला श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। तो हम पहले बात कर देते हैं ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? ग्रसनी को 3 प्रकार है। कौन कौन से? 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहले नासा ग्रसनी, सेकंड मुख ग्रसनी, और थर्ड है वो आपके कंठ ग्रसनी। आई बात है। ग्रसनी के 3 प्रकार कौन कौन से? नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। लेकिन जब आप वायु लेते हो तो वायु सबसे पहले नासा ग्रसनी में जाएगी, उसके बाद मुख ग्रसनी में, उसके बाद कंठ ग्रसनी में। आई बात है। कंठ ग्रसनी में क्या होता है? एक ढक्कन होता है जिसे आप घाटी ढक्कन भी बोलते हो, और इसे आप एपिग्लोटिस भी बोलते हो। एपिग्लोटिस, इस एपिग्लोटिस ढक्कन की सहायता से, इस ढक्कन की सहायता से वायु कहां पे जाएगी? आपके लैरिंक्स में। लैरिंक्स में आप लैरिंक्स को श्वसन यंत्र भी बोलते हो। आई बात में। तो वायु नासा ग्रसनी से मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी से कंठ ग्रसनी, और यहाँ पे एक ढक्कन होता है, उसके थ्रू आपके ये वायु लैरिंक्स में जाएगी। बाद में ये फेफड़ों तक, फेफड़ों से ये श्वसनिका है, सिरे कुपिका में प्रवेश करेगी। फिर यहाँ से कुपिका चारों ओर एक रक्त वाहिनियों का जाल होता है, उसमें वो O2 को अपने और ग्रहण करती है और CO2 वापिस कुपिकाओं में लाकर बढ़ देती है और कुपिका वापिस उसे वातावरण में छोड़ देती है। आई बात में। लेकिन ढक्कन क्या है? ग्रसनी है, वो आपके श्वास लेने में भी कार्य करती है और भोजन करने में भी सहायक है, क्योंकि ये ग्रसनी में ये श्वास नाल और आहार नाल दोनों है इसमें। तो ये आपके जो एपिग्लोटिस ढक्कन है वो आपके इन दोनों के बीच में किसका कार्य करता है? एक स्विच का कार्य करता है। किसका? स्विच का। तो बस इतनी सी बात है। ये अपनी ग्रसनी भी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है कि ग्रसनी के 3 प्रकार है। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। वायु नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी में आएगी। उसके थ्रू यहाँ पे एक ढक्कन घाटी या इसे एपिग्लोटिस ढक्कन बोलते हैं। इसके थ्रू जो आपकी इसकी सहायता से वायु कहां पे जाएगी? लैरिंक्स में। क्यों?
एपिग्लोटिस एक स्विच का कार्य करता है। जैसे आप भोजन भी इसे ग्रसनी के थ्रू जाएगा, तो ये जब आप भोजन ग्रहण करते हो तो उसे भोजन को आहारनाल में भेजने का कार्य भी ये एपिग्लोटिस ढक्कन करता है, और इसे जो हम वायु लेते हैं उसे श्वास नाल में भेजने का कार्य भी ये करता है एपिग्लोटिस। अब बात हम करते हैं लैरिंक्स की। जो आप ये यहाँ पे संरचना देख रहे हो, ये है आपके लैरिंक्स स्वर यंत्र, जो फिर ये आपके 9 उपास्थि से बनकर बना है। नौ प्रकार के उपास्थि से मिलकर बना है। और ये क्या है, इनमें लैरिंक्स में क्या है, एक स्वर रज्जु नामक संरचना पाई जाती है। आई बात समझे, 9 उपास्थि से मिलकर बना है और इसमें स्वर रज्जु नामक संरचना पाई जाती है। अब स्वर रज्जु में क्या है, श्लेष में झिल्लियां हैं, क्या है, श्लेष में झिल्लियां जो आपके क्या करती हैं, जो आपके कंपकंपी पैदा करती है, जिससे आपके जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये आपकी आगे कौन सी लैरिंग्स, तो जैसे ये वायु यहाँ पे आएगी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि जैसे वायु यहाँ पे ये वायु टकराते हुए आगे जाएगी, तो ये जैसे टकराएगी तो यहाँ पे क्या होती है, कंपकंपी पैदा होगी। अगर ये कंपकंपी पैदा होगी तो क्या होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी। मैंने बताया था कि इनमें श्लेष में पाई जाती है, जो आपकी यहाँ पे श्लेष में पाई जाती है। जब ये वायु टकराएगी, इनके अंदर क्या होते हैं, जो धूल के कण है, आपके धूल के कण है या पराग कण है, वो यहाँ चिपक जाएंगे। तो यहाँ चिपकने से क्या होगा, जो आपकी शुद्ध वायु है और शुद्ध वायु आगे चली जाएगी। बस इतनी सी बात है। और ये लैरिंक्स भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऊपरी श्वसन तंत्र में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र में कौन सी है, श्वास नली है, श्वसनिका और कुप्पिका और फेफड़े। हम आगे बात करते हैं इसकी। निचले श्वसन तंत्र में सबसे पहले बात करते हैं श्वास नली। 5 इंच इसकी लंबाई होती है। ये बना किससे होता है, ये ऊट स्तरीय पक्षमापी स्तंभाकार उपकला द्वारा सी आकार के छल्ले से बनी होती है। आई बात में कि श्वास नली कूट स्तरीय पक्षनाभि स्तंभाकार उपकला द्वारा सी आकार के छल्ले से बनी होती है। अब देखना, इन जो आपको ये कूट स्तरीय पक्षनाभि और स्तंभाकार है, उपकला, इन सब का मैं आपको बताता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि यह क्या है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये आगे आपकी श्वास नली। तो श्वास नली है कूट स्तरीय। कूट का मतलब क्या हो गया, आपके कूट का मतलब हो गया कठोर। कूट का मतलब क्या हो गया, कठोर। स्तरीय मतलब 1 by 1, एक के बाद एक स्तर। ये आप देख रहे हो, एक के बाद एक स्तर। कूट मतलब कठोर, स्तरीय मतलब स्तर। पक्षनाभि मतलब इसमें श्लेष में पाई जाती है। आई बात में स्तंभाकार मतलब एक स्तंभ के समान खड़ी, स्तंभ के समान खड़ी। और उपकला, इसके चारों तरफ रक्त वाहिनी का जाल होता है, जो क्या करती है, इसे नियंत्रित रखती है। उसके बाद सी आकार के छल्ले से बनी होती है। छल्ले, ये बड़ा ध्यान रखना, छल्ले इसलिए बनाए ताकि ये इसको आपस में चिपकने से रोकते हैं।
आपस में चिपकने से रोकते हैं। ये चल रहे इस जो आपने श्वसनी का है उसको आपस में चिपकने से रोकते हैं। यही बात समझे। ये श्वास नली इतनी है। हम आगे श्वास नली क्या है, आगे चल के दो भागों में विभाजित हो जाती है। जो आप डायग्राम में देख रहे हो ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसे आप क्या कहते हैं, श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी। अब हम श्वसनी पढ़ते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इतना हार्ड नहीं लेना आपको, नॉर्मल है, बस आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे बीच में से क्लास नहीं सुनी जाती, लेकिन हम जैसे पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, एक के बाद एक पॉइंट, एक के बाद एक पॉइंट पढ़ेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आइए सुनिए। तो श्वास नली की बात कर ली, अब हम पढ़ते हैं श्वसनी। श्वसनी क्या है कि जो आगे चलकर दो भागों में विभाजित हुई है, दाएं और बाएं भाग में, दाएं और बाएं भाग में विभाजित हुई है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक श्वसनी। अब ये प्राथमिक श्वसनी है, वो आगे चलकर और दो और भागों में विभाजित होती है, उसे आप द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। फिर ये और आगे चलकर तीन भागों में विभाजित होते हैं, उसे आप तृतीयक श्वसनी कहते हैं। इस तरह से क्या है कि जो आपके जो मैं डायग्राम बता रहा हूँ, ये देखना, ये आपके प्राथमिक श्वसनी आ गई, ये आगे चलकर और भागों में विभाजित होगी तो इसे आप द्वितीय कहोगे। फिर आगे चलकर ये और भागों में विभाजित होगी तो आप इसे क्या कहोगे, तृतीय। और ये आगे चलकर ऐसे आप क्या कहेंगे, श्वसनिका। क्या कहेंगे इसे, श्वसनिका। इस भाग को अपन क्या कहेंगे, श्वसनिका। तो श्वसनिका है फेफड़ों में, आपके जो फेफड़े हैं उनमें फैले रहेंगे। आई बात समझे। श्वसनिका आपके जो फेफड़े है उनमें चारों तरफ फैली रहेगी। बस इतनी बात है श्वसनी के बारे में। दो भागों में विभाजित होती है, ये आगे चलकर जिसे आप प्राथमिक श्वसनी कहते हैं, ये आगे चलकर और भागों में विभाजित होती है और सीमांत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, उसे आप द्वितीय, तृतीय और बाद में इसे श्वसनिका। और श्वसनिका के जो अंतिम सिरा है वहां पे क्या पाए जाते हैं, आपकी कुपिकाएं। मैंने कुपिकाओं के बारे में पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और आप सुन लीजिए कि श्वसनिका के जो अंतिम सिरा है वहां पे आपके क्या पाई जाएगी, कुपिका। ये कुपिका में क्या होते हैं, आपके जो गैस है O2, CO2 उन कुपिकाओं में भरे होते हैं। गैस जैसे आपने मुख से ली, मुख से ये ग्रसनी से होते हैं लैरिंग्स में यहाँ से श्वास नली से होते हैं, दो भागों में विभाजित होती है, दाएं फेफड़ा और बाएं फेफड़ा में चली जाती है। फिर ये प्राथमिक श्वसनी आ गई, बाद में ये वायु कहाँ पे आएगी, श्वसनिका से होते हैं कुपिका में आएगी, और ये कुपिका में जाके वहां पे एकत्रित हो जाती है आपके वायु। कहाँ पे जाके एकत्रित होगी, कुपिकाओं में। फिर कुपिकाएं क्या करती है, कुपिका के चारों ओर रक्त वाहिनियों का एक जाल होता है, वो रक्त वाहिनी क्या करती है, O2 का ग्रहण और जो आपके शरीर में अपशिष्ट गैस, हानिकारक गैस है, उसे CO2 को वापस इन रक्त वाहिनियों के थ्रू वापस इन कुपिकाओं में भर देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, CO2 को वापस कहाँ पे, श्वसनिका से होते हुए वापस वातावरण में छोड़ देते हैं। आई बात सुनिए। जो हम प्राथमिक श्वसन पढ़, ये आपने ऊपरी श्वसन तंत्र पढ़ लिया, निचला श्वसन तंत्र पढ़ लिया। इसके बाद चलते हैं हम श्वसन मांसपेशियां। अब बस 2 मिनट की क्लास है, बस ज्यादा कुछ नहीं, इतना। श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां ये गैसों के विनिमय करने के लिए उत्तरदायी है। आई बात में कि श्वसन मांसपेशियां जैसे यह गैसों के विनिमय करने के लिए उत्तरदायी है, ये भी उत्तरदायी है। अब श्वसन मांसपेशी सबसे पहले सबसे उत्तरदायी कौन हुआ, आपके जो ये मध्य पट है, ये देख लो आप संरचना, ये मध्य पट, ये मध्य पट या डायफ्राम,
ये एक कंकाल पेशी किससे बना, ये मध्यपट आपका किससे बना था, कंकाल पेशी बना होता है। अब ये मध्यपट के संकुचन से, ये मध्यपट के संकुचन से क्या होगी, वायु फेफड़ों के अंदर आएगी, वायु का फेफड़ों में आना, और इसके स्थिलन से, इसके स्थिलन से क्या होगी, वायु का फेफड़ों से बाहर। आई बात में कि इसके संकुचन से तो क्या होगा, आपके वायु का फेफड़ों में आना, और स्थिलन से वायु का फेफड़ों से बाहर। बस ये आपका टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, इतना कुछ खास नहीं है, नॉर्मल चैप्टर है, आप आराम से याद करोगे तो याद हो जाएगा। हमने श्वसन और श्वसन तंत्र की बात कर रहे थे, मैं आपको एक बार फिर से एक बार नॉर्मल जानकारी वापस दे देता हूँ। हमने बात की थी श्वसन और श्वसन तंत्र, तो शरीर की विभिन्न क्रियाएं होती है, उन विभिन्न क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। अब ऊर्जा कहां से प्राप्त करेंगे, जो आपके पोषक तत्व है O2 का ऑक्सीकरण होगा, तो ऑक्सीकरण होने के पश्चात क्या होगा, एटीपी का निर्माण होगा। अगर एटीपी का निर्माण होगा तो बोले तो उसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ऊर्जा का निर्माण होगा। उस ऊर्जा के निर्माण के साथ ही क्या होगा, आपके हानिकारक CO2 का भी निर्माण होगा। अब ये जो गैस है O2 और CO2, उनका O2 का आना और CO2 का जाना, मतलब आदान और प्रदान करने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। उसके बाद हम शुद्ध वायु है, शुद्ध वायु हमें नासिका से मुख, मुख से ग्रसनी से श्वास नली फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसके जो श्वसन तंत्र है इसको तीन प्रकार बांटते हैं। कौन सा, ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियां मैंने बताया था कि ये अपने जो श्वसन लेने में भी सहायक है और गैसों को विनिमय करने में भी सहायक है। इसके बाद हमने बात की ऊपरी श्वसन तंत्र में नासिका, मुख, ग्रसनी और लैरिंक्स। नासिका में हमने बताया था कि जो महीन बाल होते हैं वो आपके जो धूल के कण है और परागकणों को वहीं पर होकर शुद्ध वायु को आपके फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। उसके बाद मुख में हमने बताया था कि ये उतने शुद्ध वायु को उतनी शुद्ध नहीं कर पाते जितनी नासिका, क्योंकि मुख के साथ आपके जो धूल के कण और परागकण एक साथ जाएंगे। उसके बाद हमने बात की थी ग्रसनी। ग्रसनी के तीन प्रकार बताए थे, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। वायु हम लेंगे तो सबसे पहले नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी में, उसके बाद एपिग्लोटिस ढक्कन की सहायता से कहां जाएगी, ये सवरी यंत्र लैरिंक्स में जाएगी। फिर क्या होगा, ये एपिग्लोटिस आपके भोजन निकलने और श्वास लेने में एक तरह का स्विच का कार्य करता है। लैरिंक्स की बात करी थी, जो आप ये संरचना देख रहे हो ये, तो लैरिंक्स की बात की तो हमने ये 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना है। फर्स्ट बात, इनमें स्वर रज्जु पाई जाते हैं, सेकंड भाग, और स्वर रज्जु इनमें श्लेष्मा झिल्लियां पाई जाती है, थर्ड भाग। और ये श्लेष्मा झिल्लियां क्या करती है, आपके ध्वनि मतलब जो कंपी जिससे आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है। यही बात सुनिए, ये लैरिंक्स की बात होगी। उसके बाद हमने बात की थी श्वास नली की। श्वास नली क्या है, 5 इंच इसकी लंबाई है। हमने बताया था कि कूट स्तरीय, पक्षनाभि और स्तंभाकार इसकी उपकल द्वारा बनी रेखित से आकर के, कूट मतलब कठोर है, एक स्तंभ के समान है और इसमें जिल्लस में पाई जाती है। दो आपके धूल के कण और पराग के कण वहीं पर रोक लेती है। ये अपने श्वास नली बात की थी, और श्वास नली आगे जाकर 2 भागों में विभाजित होती है। उसके बाद हमने बात की थी ये आपके श्वसनी। श्वसनी क्या है कि आपके जो इससे जो आपके 2 भाग विभाजित होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, श्वसनी। उसके बाद ये श्वसनी द्वितीय श्वसनी और तृतीय श्वसनी विभाजित होगी। और ये श्वसनी आगे चलकर इनके छोटे सी महत्व और इनमें क्या पाई जाएगी, कुपिकाएं। अब कुपिकाओं में क्या होता है, जो आपकी गैस है O2 और CO2 है, इन कुपिकाओं चारों तरफ रक्त वाहिनी का जाल होता है, O2 का ग्रहण करती है और CO2 वापस इन कुपिकाओं में लाकर बढ़ देती है। फिर हम देख रहे हैं यह चैप्टर अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। और एक पॉइंट और रह गया, आपने ध्यान दिया तो फेफड़े, सॉरी मैं उनके बारे में बताना भूल गया, फेफड़े की बात करनी बाकी रह गई है आपके। फेफड़े क्या है, देखो आपने एक बार वापस सिर्फ 1 मिनट की क्लास है। फेफड़ा जो आपके दाया फेफड़ा है,
दायां फेफड़ा है, उसे 2 खंडों में विभाजित किया है। दो खंडों में विभाजित किया है। और बायां फेफड़ा को कितने खंडों में? 3 खंडों में। सेकंड बात आपकी ये है कि जो पुरुषों के फेफड़े, पुरुषों के जो फेफड़े हैं वो स्त्रियों के फेफड़ों से भारी होते हैं। थर्ड बात अपन ये कर रहे हैं कि जो फेफड़े कैसे होते हैं? लचीले, कोमल और हल्के गुलाबी रंग के। फेफड़े किन से निर्मित होते हैं? फेफड़े रक्त वाहिनियों से। उनमें फेफड़ों में देख, पहली बात तो इसमें फेफड़ों में क्या आते हैं? चारों तरफ रक्त वाहिनी होती है, रक्त वाहिनी अंदर भी होती है और उनके श्वास नलियों द्वारा निर्मित होती है। उनमें असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है, असंख्य लसिकाएं पाई जाती है। वो आएगी बस में। ये फेफड़ों का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। बस नॉर्मल सी बात ही, हमने सब कुछ देख लिया और ये कंप्लीट क्लास यहीं पे होती है। फिर हम एक बार आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, रक्त के बारे में बात करेंगे उसमें। तो फिर चलते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे।